हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेदी स्कॉलर क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से पैरामीटर है जो लिविंग को डिफाइन करते हैं, जिसमें से ग्रोथ थी, रिप्रोडक्शन था, मेटाबॉलिज्म थी, सेल ऑर्गेनाइजेशन था और कॉन्शियसनेस था। इन 5 पैरामीटर को हमने डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं और कौन से नहीं है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या है? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है, टेक्सोनॉमी क्यों किया जाता है, टेक्सोनॉमी का प्रोसेस क्या है और टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीजें देखेंगे। टेक्सोनॉमी क्या है? बोले द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, आपने उसको नाम देना है, नॉमेनक्लेचर करना है, या फिर आपने उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, आपने उसको फैमिली, ऑर्डर, क्लास इस तरह से अरेंज करना है। तो आपके पास जो है कौन किसके अंडर वो प्रिंसिपल और वो जो प्रोसेसेस हैं वो आती हैं आपके पास, तो वो किस में आती हैं? टेक्सोनॉमी में आती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि द टर्म ऑफ टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, ये शब्द किसने दिया टेक्सोनॉमी? द टर्म ऑफ टेक्सोनॉमी वॉज गिवन बाय, तो ये थे हमारे APD कैंडोले। ठीक है, इन्होंने ये टर्म दी थी, APD कैंडोले। अब आपके पास आता है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? टर्म तो दे दी इन्होंने, लेकिन फादर कौन है? तो फादर है हमारे लिनियस, कार्लस लिनियस। ये लिनियस ये आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेंगे। बहुत कंट्रीब्यूशन है इनकी क्लासिफिकेशन और बाकी चीजों में। तो टर्म टेक्सोनॉमी वाज गिवन बाय APD कैंडोले एंड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी वाज कार्लस लिनियस। अब आपके पास आता है कि ये कौन सी लैंग्वेज से उठाया गया है। तो ये चीजें इन टॉपिक्स में बहुत मैटर करेंगी कि टेक्सोनॉमी किसने उठाया है, टेक्सोनॉमी कहाँ से उठाया गया है, आपके पास सिस्टमैटिक्स कहाँ से उठाया गया है। तो इन चीजों को हम देखते हैं कि आपके पास जो है फादर ऑफ जो है वो हमारे लिनियस हो गए, और टर्म जो है वो किस लैंग्वेज से ली गई है? तो टर्म जो है आपके पास ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। इस चीज को ध्यान देना है ना। एक ग्रीक वर्ड है हमारे पास, दैट इज टैक्सिस प्लस नॉमस। टैक्सिस का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, और नॉमस का मतलब क्या हुआ? रूल्स। अरेंजमेंट, किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, ये मतलब होता है टेक्सोनॉमी का। तो ये हमने कहां से लिया था? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है हमारे पास। तो ये चीजें आपने नोट डाउन करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से लिया गया, किसने दिया, टर्म किसने दी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, और इसमें यहां से भी क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या रहेगा। अगर मुझे किसी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है तो उसके रूल्स क्या हैं और प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे बड़ी बात प्रोसेस क्या होगी। तो प्रोसेस क्या होगी, इसमें पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बता रही हूं। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आपके पास आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा आपके पास आ जाएगा नॉमेनक्लेचर, और फोर्थ आपके पास आ जाएगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोसेस बताया गया है टेक्सोनॉमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आपको कोई न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट या कोई न्यू स्पीशीज ऑफ एनिमल मिल जाता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उसको घुमा फिरा के प्रॉपर देखेंगे कि यार ये कौन सा प्लांट हो सकता है, क्या ये एल्गी है, क्या ये ब्रायोफाइट्स है, क्या ये टेरिडोफाइट्स है, या जिम्नो में आएगा कि एंजियो में आएगा, इसके पास रूट्स हैं तो कौन सी हैं, इसके लीव्स हैं तो कैसे लीव्स हैं आपके पास। ये सारी चीजें आप देखोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? कैरेक्टराइजेशन करोगे, कैरेक्टर देखोगे उसके। फिर अगर सपोज करो आपने देख लिया कि अच्छा इसके पास रूट, स्टेम और लीफ नहीं है, ठीक है, तो सेम चीज आपके ब्रायोफाइट्स में भी होता है। आप फुनेरिया को देख लो और आप एक एल्गा को देख लो, तो जिसको नहीं पता होगा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता है कि अच्छा ये फुनेरिया ऐसा दिखेगा और एल्गा जो है वो ऐसी दिखेगी, लेकिन जिसको नहीं पता होगा उसको नहीं पता चलेगा, वो एल्गा ही बोलेगा उसको। तो कैसे पता चला हमें? हमने कैरेक्टराइजेशन की हुई है उसे, हमें पता है कि उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो
सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे। अब मैंने बोला कि कोई प्लांट मिल गया, उसकी रूट्स नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव नहीं है आपके पास, तो वो चीज तो ब्रायोफाइट्स में भी होता है। आपने सोच लिया ये एल्गा है वो ब्रायोफाइट। अब दो में कंफ्यूजन हो गया आपको, ब्रायोफाइट और एल्गा में। तो करना क्या है, आपने दूसरे स्टेप पे आना है। दूसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफिकेशन। कैरेक्टर तो देख लिया आपने, अब आइडेंटिफाई करो कि सच में जो आप सोच रहे हो ये वही है या कुछ और तो नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए थोड़ा सा साइंटिफिक लेवल पे हमें जाना पड़ता है। साइंटिफिक लेवल पे कैसे जाएंगे, हम एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, हम और चीजें स्टडी करेंगे साइंटिफिक लेवल पे जाके, ताकि हम पूरा पता लगा सके कि ये एल्गा है कि ब्रायोफाइट है। तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिर तीसरा क्या आ जाएगा, नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। नॉमेनक्लेचर में क्या है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप उसको कोई ना कोई नाम दे दोगे फिर, और देन उसके बाद क्लासिफिकेशन करोगे कि आपने कौन सी क्लास में रखना है, कौन सी ऑर्डर में रखना है, कौन सी फैमिली में रखना है, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये आपने इसी सीक्वेंस में याद करना है कि सबसे पहले आप कैरेक्टराइजेशन करते हैं, देन आप जो है वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन आप नॉमेनक्लेचर करेंगे और उसके बाद आप क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम सिस्टेमैटिक्स को शुरू करते हैं। चलिए अगला शुरू करते हैं। अगला क्या है आपके पास, सिस्टेमैटिक्स। अब सिस्टेमैटिक्स क्या है, सिस्टेमैटिक में भी हमारे पास जो है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करी जाएगी, और इसमें थोड़ा सा एडवांस बात की जाती है जो कि है इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशनरी स्टडी तक हम ऑर्गेनिज्म की जाएंगे कि अगर हम आइडेंटिफिकेशन कर ली हमने, ठीक है, हमने एनाटॉमी पढ़ लिया, हमने फिजियोलॉजी पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद हमें और ज्यादा जो है वो उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है। हम बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं ये वही है, तो हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम एंसेस्टर्स तक जाते हैं। और एक चीज याद रखना, ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी जो आपके पास स्टडी है, ये आगे आने वाले चैप्टर्स में भी बहुत शब्द यूज होगा। तो जहां जहां पे इवोल्यूशन की बात की जाएगी वो चीज बहुत एडवांस होगी, क्योंकि एक बात है कि अगर मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया किसी चीज का, अगर मैंने एनाटॉमी भी पढ़ लिया किसी चीज का, मैंने फिजियोलॉजी भी कर लिया, मैंने एम्ब्रियोलॉजी भी कर लिया, और उसके बाद मैंने इवोल्यूशन को भी पढ़ लिया, मतलब मैंने पूर्वज भी पढ़ लिए, एंसेस्टर्स भी पढ़ लिए, उसके बाद मैं किसी ऑर्गेनिज्म का क्या ही पढ़ूंगी, उसके बाद उसकी क्या क्या स्टडी करने को रह जाएगी। तो जब हम इवोल्यूशन को पढ़ लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, तो वो बहुत ही एडवांस स्टडी होती है, और जहां जहां इवोल्यूशन शब्द यूज होगा वो चीज को आपने एडवांस लेके चलना है। तो अब सिस्टेमैटिक क्या है और सिस्टेमैटिक की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, सिस्टेमैटिक्स, ठीक है। सिस्टेमैटिक्स में क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with diversity of organism and their comparative and evolutionary study, देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी स्टडी। तो सिस्टेमैटिक क्या है, वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो ऑर्गेनिज्म की एक तो डाइवर्सिटी को हम पढ़ेंगे, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका कंपैरेटिव अकाउंट क्या है, वो आपस में क्या कंपैरिजन है उनका, वो चीज को पढ़ेंगे, और उन सब ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है जी। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशन तक हम नहीं गए इवोल्यूशन में, हमने एडवांस स्टडी नहीं किया, हमें जो एक ऑर्गेनिज्म मिला हम उसी तक रहे, हमने उसी की स्टडी करी, उसी का प्रोसीजर हमने देखा। लेकिन सिस्टेमैटिक्स में हमें एक ऑर्गेनिज्म मिला और हम उसके पूर्वजों तक चले गए, हम उसी तक नहीं रहे, उस तक सीमित नहीं रहे, हम उसके एंसेस्टर्स तक चले गए। तो इसमें टर्म किसने दिया, द टर्म सिस्टेमैटिक्स वाज गिवन बाय अगेन आपके लीनियस, ठीक है। मैंने पहले बोला लीनियस बहुत जगह अब आने वाले हैं, बहुत जगह यूज होने वाले हैं। ये शब्द जो है वो कहां से लिया गया है, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो ये लिया गया है जी लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। इसमें आएगा सिस्टेमा, एक वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, दैट इज सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है सीक्वेंस और ऑर्डर, सीक्वेंस और ऑर्डर, ठीक है। तो अपने पास सिस्टेमैटिक शब्द जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका जो अपना लैटिन वर्ड जो था वो क्या था, सिस्टेमा था, जिसका मतलब क्या होता है, सीक्वेंस और ऑर्डर होता है। इसका प्रोसेस क्या है,
अब इसमें एक चीज हमने और ऐड कर दी है, इवोल्यूशनरी स्टडी। हमें इवोल्यूशनरी स्टडी भी करनी है, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, सेम टू सेम टैक्सोनॉमी जैसा है, एक पॉइंट जस्ट चेंज होगा। तो सबसे पहले वही करेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म मिला, उसके कैरेक्टर्स देखे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे। दूसरा, हम फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलेंगे, हम देखेंगे कि जो हम सोच रहे हैं क्या ये वही है। देन हम उसका नाम रखेंगे, तो नॉमेनक्लेचर हो गया। देन हम जो है उसकी क्लासिफिकेशन कर देंगे। अगर आपने उसको पहचान लिया, आपको पता लग गया ये क्या है, तो हमने क्लासिफिकेशन कर दी। और देन हम लास्ट पॉइंट करेंगे फाइलोजेनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी स्टडी करना, एंसेस्टर्स को पढ़ना किसी के, तो वो क्या आ गया, फाइलोजेनी। आगे भी ये टर्म फाइलोजेनी यूज होगा, तो आपने बिल्कुल याद रख लेना है कि फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी स्टडी। ठीक है जी। अब अगर मैं टेक्सोनॉमी की बात करूं, तो टेक्सोनॉमी में हमारे पास ये 4 स्टेप थे, ये 4 स्टेप टेक्सोनॉमी में भी थे, और ये 4 स्टेप आपके पास सिस्टेमैटिक्स में भी हैं, और सिस्टेमैटिक में मैंने एक शब्द और जोड़ दिया, फाइलोजेनी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टेक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स में से एडवांस टर्म कौन सी है, ब्रॉडर टर्म कौन सी है, तो ब्रॉडर टर्म कौन सी होगी जी, सिस्टेमैटिक होगी, क्योंकि इसमें हम फाइलोजेनी को पढ़ रहे हैं। मैंने पहले बोला कि किसी चीज की आपने अगर इवोल्यूशनरी स्टडी कर ली तो उसके बाद आप क्या ही पढ़ोगे, है ना, ये ज्यादा ब्रॉडर टर्म है। तो आपके पास जो है सिस्टेमैटिक इज ब्रॉडर देन टेक्सोनॉमी। सिस्टेमैटिक जो है वो ब्रॉडर है किसके, टेक्सोनॉमी के। ठीक है जी। इन दोनों में क्वेश्चन आता है कि सिस्टेमैटिक और टेक्सोनॉमी में ब्रॉडर क्या होगा, तो सिस्टेमैटिक ज्यादा ब्रॉडर है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, फाइलोजेनी को पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि सबसे पहले सिस्टेमैटिक शब्द का यूज किसने किया था, ये टर्म सबसे पहले किसने यूज करी थी, तो टर्म फर्स्टली यूज्ड बाय लीनियस। ठीक है, इसने एक बुक का टाइटल दिया था, इसने एक बुक लिखी थी, और बुक का टाइटल था जी आपके पास, बुक का टाइटल क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देना है, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बुक्स के नेम जो लीनियस ने लिखी हैं, 2-3-4 किताबें लिखी हैं उन्होंने, तो यहाँ पे पूछ लेते हैं कि फलानी किताब किसने लिखी है, फलानी किताब किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए सिस्टेमा नेचुरे जो है वो किसने लिखा है, लीनियस ने लिखा है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सिस्टेमैटिक टर्म जो है वो किसने यूज किया था, तो लीनियस ने ही यूज किया था, और उसने बुक के टाइटल के बेसिस पे यूज किया था। ठीक है, तो आप इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी आपका नॉमेनक्लेचर, कि किसी ऑर्गेनिज्म का अगर आपने नाम रखना है, तो किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए आपके पास क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगी, प्रोसीजर क्या रहेंगे, और कौन रखेगा। सबसे बड़ी बात कि नाम कौन रखेगा, क्या प्लांट्स, एनिमल, अपने जितने भी बाकी बैक्टीरिया वगैरह है, सबके नाम एक ही ऑर्गेनाइजेशन रखती है या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनी है हमारे पास। तो सबसे पहले तो नॉमेनक्लेचर, सिंपल सी बात है, आपको पता है किसी चीज का नाम रखना, ये किस में आएगा, नॉमेनक्लेचर में आएगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास कुछ कोड दिए गए हैं, अगर प्लांट्स का नाम रखना है तो उसके लिए कुछ कोड है, अगर एनिमल्स का नाम रखना है तो उसके लिए कुछ कोड है आपके पास। ठीक है, तो इसमें देखना है आपने कि क्या क्या आपके पास कोड है, नॉमेनक्लेचर। ठीक है जी, चलिए कोड की बात करते हैं। कोड क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो एक कोड है ICBN। ICBN क्या है आपके पास, और ये किसके नाम जो है वो रखेगा, तो ये है आपके पास ICBN की फुल फॉर्म हुई इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN, मतलब ये किसके नाम रखे गए, प्लांट्स के। जब भी कोई प्लांट नया हमें मिलता है तो उसके नाम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम किसके अंडर आएगा, हमारा ICBN के अंडर आएगा। देन आपके पास आते हैं ICZN। ICZN क्या है, दैट इज इंटरनेशनल
कोड फॉर zoological नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आपके पास ICNCP, ICNCP। अच्छा, अब ये दो तो हमने पढ़े होते हैं, ICVN और ICZN, ये हमने पढ़े हैं +1 +2 में, बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कुछ 3 मैं नए बताने जा रही हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा ICNCP, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है। तो आप जितनी भी क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं वो सारी किसके अंडर आने वाली हैं, ICNCP के अंडर आने वाली हैं। तो ये चीज को ध्यान देना है कि बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है एक आपके पास और एक आपके पास ICNCP है, तो इन चीजों को ध्यान देना है आपने। नेक्स्ट कोड आपके पास आएगा ICNB। अब ये ICNB क्या है हमारे पास, तो ये है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया आप डिस्कवर करते हैं, बैक्टीरिया आपको कोई नया मिलता है तो उसका भी तो नाम रखना है, तो उसका नाम जो है वो कौन रखेगा, ICNB रखेगा। इसके लिए अलग कोड है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट कोड आ जाएगा आपके पास ICVCN, ठीक है। ICVCN क्या है आपके पास, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आ जाएगा आपके पास। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नहीं, वायरस, वी लिखा ना, वायरस, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये 5 कोड है हमारे पास। पहला कौन सा है, ICBN, जिसमें बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर की बात करी जाएगी, मैक्सिमम जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जो नाम है वो इसके अंडर आएंगे। फिर ICZN की बात करी जाएगी, तो ICZN में क्या है आपके पास, जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की बात है, मतलब एनिमल से डील करेगा। फिर आपके पास ICNCP की बात होती है, तो ICNCP जो है वो कल्टीवेटेड प्लांट्स है ना, जितनी भी क्रॉप्स हैं हमारी उनसे डील करेगा। देन आपके पास ICNB आता है, तो ये किसके साथ डील करेगा, बैक्टीरिया के साथ डील करेगा। देन आपके पास ICVCN आता है, तो ये वायरस के साथ डील करेगा। अब आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, अपना कल्टीवेटेड प्लांट्स अलग से कर लिए, बैक्टीरिया कर लिए, वायरस कर लिए, फंगस भी तो है हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म, तो वो कहाँ आएगा, उसके लिए तो हमने कोई कोड बनाया ही नहीं, तो उसको हम किसके अंडर जो है, या उसकी नॉमेनक्लेचर जो है वो कौन करता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो फंगस आती है, फंगस की जो नॉमेनक्लेचर की जाती है वो ICVN के अंडर करी जाती है, ठीक है। फंगस को भी ICVN ही डील करता है, जो प्लांट वाला कोड है हमारा वही डील करेगा। अब आप बोलेंगे फंगस प्लांट तो है नहीं, लेकिन अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कि जब सबसे पहले क्लासिफिकेशन करी गई थी, जब हमारे लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम बनाया था, तो उसने फंगस को भी प्लांट में ही जो है वो काउंट किया था, उसने प्लांट में ही रखा था कि फंगस भी एक तरह से प्लांट्स ही होते हैं हमारे पास। तो बहुत जगह NCERT में ऐसी चीजें कंसीडर करी गई हैं, उसने बैक्टीरिया को भी प्लांट में ही रखा था, और बहुत जगह पे फंगस एज अ प्लांट कंसीडर किया गया है, बहुत जगह जो है वो बैक्टीरिया भी एज अ प्लांट कंसीडर किए गए हैं NCERT में। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताती जाऊंगी आपको, लेकिन ये बात को याद रखना है कि लीनियस ने बैक्टीरिया और फंगस को कहाँ रखा था, प्लांट्स में रखा था, इसीलिए कहीं कहीं ऐसा कंसीडर किया गया है अभी भी। तो ICVN को भी कौन डील करता है, फंगस डील करती है। अब देखो इस लेवल पे आके कोई हमें ऐसा तो नहीं पूछने वाला है कोड की फुल फॉर्म बताओ, ऐसा तो नहीं होगा, है ना, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछा जाएगा यहाँ से। तो ट्रिकी क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आप ये बताइए कि आपके पास प्रोकैरियोट्स के लिए कितने कोड हैं और यूकैरियोट्स के लिए कितने कोड हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज प्रोकैरियोट्स एंड व्हाट इज यूकैरियोट्स। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, आगे पढ़ेंगे दोबारा से हम इसको, लेकिन प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है।
ठीक है। तो देखिए आपके पास प्रोकैरियोट्स, ठीक है जी। तो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। कैरियोट्स का मतलब क्या होता है? कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस आपके पास, ठीक है। और यू कैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो यू कैरियोट्स का मतलब क्या हो? यू मीन्स ट्रू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, है ना। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि अभी न्यूक्लियस बन रहा है, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोट का मतलब क्या है कि विद ट्रू न्यूक्लियस, जिनके पास बहुत अच्छा न्यूक्लियस बन चुका था, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज थी, वो वाले क्या है? यूकैरियोट्स हैं। और जो अभी बेचारे बन ही रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, कोई न्यूक्लियर एनवेल्प नहीं है, वो क्या हो गए? प्रोकैरियोट्स हो गए। तो कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट में आते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट में आते हैं, ये तो हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पता भी होगा सारी चीजें, है ना, कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ आने वाले हैं? आपके यूकैरियोट्स में आने वाले हैं। तो बैक्टीरिया के लिए कितने कोड हैं यहाँ पे? एक। बैक्टीरिया के लिए एक कोड है, मतलब प्रोकैरियोट के लिए कितने कोड हो गए? एक कोड हो गया। और यूकैरियोट के लिए प्लांट्स यूकैरियोट्स हैं, फंगस यूकैरियोट्स है, अपने एनिमल्स यूकैरियोट्स हैं, ठीक है जी। तो ये आपके कोड जो है, ये कल्टीवेटेड प्लांट्स आ गए। तो 3 कोड जो है वो किसके लिए हैं? यूकैरियोट्स के लिए हैं। अब एक बच गया, कौन? वायरस। वायरस क्या है? क्या ये प्रोकैरियोट है या ये यूकैरियोट है? क्या है ये? तो वायरस कुछ भी नहीं है, ठीक है। वायरस एक ए सेलुलर जो है वो क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। ए सेलुलर है, हम पढ़ेंगे आगे वायरस को भी डिटेल में कि ये एक सेल नहीं है, क्योंकि इसने सेल बनने के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इसके पास नहीं है। जो क्राइटेरिया है एक सेल बनने का वो वायरस ने पूरा नहीं किया है। अगर ये किसी लिविंग होस्ट के बाहर है तो ये डेड है, अगर लिविंग होस्ट के अंदर है तो ये लिविंग है। तो वायरस ना ही यूकैरियोट है, वायरस ना ही प्रोकैरियोट है, ये एक ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है जी। तो इन सारी चीजों को नोट डाउन करना है। आपने जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो आपने बिल्कुल रखने हैं याद, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस, पेपर का लेवल बढ़ गया है, हर पेपर का लेवल बढ़ गया है, तो टीजीटी का भी थोड़ा बड़ा हुआ लेवल ही आएगा। तो बड़े ध्यान से चीजों को करना है आप लोगों ने, ठीक है। और पिछले जो लेक्चर्स मैंने, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो प्लीज पिछले लेक्चर्स भी देखिए, और तब आगे आगे सीक्वेंस में आपको चीजें समझ आती जाएंगी। सारे लेक्चर्स को आपने देखना है, लगाना है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ तो आपने शेयर करना ही करना है।